तो यार हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर कर रहे हैं, एक बड़ी यूनिट जिसमें इलास्टिसिटी वाला पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स जिसमें मेन इलास्टिसिटी था, वो हमने यार क्लोज किया। खूब सारे न्यूमेरिकल उस पर किए, वो टॉपिक ही कैसा था, न्यूमेरिकल वाला। अब हम इस चैप्टर के यानी इस यूनिट के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग में हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी यार, तो मेनली दो ही बातें थी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सॉलिड्स में इलास्टिसिटी वो हमने कवर अप कर लिया था। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हमने बोला था यार दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, एक हाइड्रोस्टैटिक्स यानी फ्लूइड्स एट रेस्ट और दूसरी हाइड्रोडायनेमिक्स यानी फ्लूइड्स इन मोशन। तो फिलहाल हम यार हाइड्रोस्टैटिक्स यानी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज का पहला वाला पार्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि फ्लूइड्स एट रेस्ट, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से क्या स्टार्ट हो गया, फ्लूइड्स एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड्स रेस्ट में है। अब फ्लूइड्स अगर रेस्ट में है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं या क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे कर कर आता रहेगा। हमने पहले भी बात की थी कि फ्लूइड्स एट रेस्ट जब हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जब हम हाइड्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा सबसे मेन बात प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स पढ़ना होगा। अब जब हम ये पढ़ेंगे प्रेशर से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड दो चार बातें, रिलेटेड टर्म, जैसे एक आ जाएगा इसमें पास्कल्स लॉ, या फिर इसमें एक आ जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी बॉयंट फोर्स का कंसेप्ट। और यहां फिर आगे चलकर एक प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम कहेंगे बेटा सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन से रिलेटेड भी चीजें आती रहेंगी प्रॉपर्टीज में, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, बाकी चीजें फिर इससे रिलेटेड चलती रहेंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट यार, फ्लूइड्स एट रेस्ट। थ्योरी है, काफी ज्यादा थ्योरी है। मैंने बोला था आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी बेटा टॉपिक्स की, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बट ज्यादा थ्योरी होगी बेटा। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स होते हैं, मैंने पहले भी बात की, उनमें मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा आता है, थ्योरेटिकल कम। यहां पे थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा होगा, लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैथमेटिकल पार्ट आएगा लेकिन काफी कम आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा बेटा अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। आपको रीडिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, टॉपिक्स की रीडिंग देनी पड़ेगी। ओके जी, तो फ्लूइड्स एट रेस्ट में जो पढ़ना है हमने देखा, सबसे पहले फिर वही बात, अब पहली बारी कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। हमने बात की कि यार वो मटेरियल्स जो कि फ्लो कर सकते हैं, है ना, विच कैन फ्लो। वैसे हमने बात की कि जो आपके लिक्विड्स हैं और गैसेज हैं, दोनों की दोनों ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में आएंगे। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, सरफेस टेंशन, गैसेस में कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर गैसेस द्वारा भी लगेगा और लिक्विड्स द्वारा भी लगेगा। फिलहाल जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें हमने गैसेस तक बहुत ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन
वैसे गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती हैं। इस चैप्टर में मान के चलेंगे यार फ्लूइड का मतलब लिक्विड ही है। ओके, तो विच कैन फ्लो, वैसे गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। वैसे जनरल सी बात, अगर यार फ्लूइड्स की बेसिक सी बात, वैसी रफली अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लग जाएं तो कह सकते हैं कि फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर, है ना। ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे जिसके कारण क्या लगता है, प्रेशर। गैस हो लिक्विड हो, दे एक्सर्ट प्रेशर। एक और बात कि फ्लूइड्स कांट बियर shear स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। shear स्ट्रेस पता ही है आपको, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं जिसको। तो फ्लूइड्स ये सहन नहीं कर सकते यार, दे कैनॉट बियर, मतलब ये सहन नहीं कर सकते। टेंजेंशियल या shear स्ट्रेस ये सहन नहीं कर सकते भाई। परपेंडिकुलर फोर्स इन पे लगा दो चलेगा, टेंजेंशियल फोर्स में ये फ्लो करने लग जाएंगे, इनकी ऊपर की लेयर नीचे की लेयर पे क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। भैया टेंजेंशियल स्ट्रेस ये नहीं सहन कर पाते। ये मान लो कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड है, अब लिक्विड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर लिक्विड shear स्ट्रेस नहीं सहन कर पाएंगे तो गैसेस का तो वैसे ही भूल जाओ, वो कहां से करेंगी। ओके, मान लो मैंने इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, मान लो हमने इस पे कैसा फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ऐसे ही लगा दिया यार, इधर को फोर्स लगाया। अब ये जो फोर्स है इसके कारण अगर मैं इसके दो कंपोनेंट लूं तो ये वाला कंपोनेंट जो है इसके, जो अपर लेयर है उसी को मूव करवा देगा यार। ओके, यानी अगर आप इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, सारा का सारा क्या लगा रहे हो, परपेंडिकुलर ही लगा रहे हो। मान लो मैंने इस पे ऐसे लगाया तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, ये देख, ये फोर्स है, अगर इसको क्या मान लूं, थीटा मान लूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर इसको थीटा मान लूं तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या है बीच वाला, एफ साइन थीटा। तो अगर बेटा मैंने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स पूरी तरह से परपेंडिकुलर ही लगाया होता, पूरी तरह से परपेंडिकुलर ही लगाया होता एन, तो ठीक है, बन जाती। अगर मैंने थोड़ा भी एंगल पे लगा दिया तो ये टेंजेंशियल पार्ट हो जाता है। टेंजेंशियल पार्ट इसको क्या कर देगा, अपर लेयर को मूव करवा देगा। जब अपर लेयर मूव कर जाएगी तो लिक्विड रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, वो मोशन में हो जाएगा। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, लिक्विड्स एट रेस्ट, मोशन की हमने बात करनी नहीं है। तो अगर यार लिक्विड रेस्ट पे है तो ये लगा लो उस पे कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा, ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल स्ट्रेस या shear स्ट्रेस तो बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकता। आप परपेंडिकुलर लिक्विड्स एट रेस्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो, ठीक है, ओके चलेगा। टेंजेंशियल लगाओगे बात ही नहीं बनेगी, वो फ्लो में आ जाएगा, अपर लेयर मूव करने लग जाएगी नीचे लेयर की कंपैरिजन में, तो मूव करने लग जाएगा, वो लिक्विड्स इन मोशन वाली बात शुरू हो जाएगी। परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकते हो, वो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगा देगा, ठीक है। आप थोड़ा भी एंगल पे लगाओगे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, जिसके कारण उसने किस में आ जाना है, फ्लो में आना है। तो समझ लो अगर लिक्विड रेस्ट में है, रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसमें जो भी फोर्स लग सकता है या लग रहा होगा वो कौन सा वाला होगा, परपेंडिकुलर वाला ही होगा,
टेंजेंशियल फोर्स आप इस पे लगा ही नहीं सकते हो, इसकी अपर लेयर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ये मोशन में ही आ जाएगा। उसके अलावा मैंने बोला परपेंडिकुलर फोर्स तो लगा ही सकते हैं। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकते हैं तो ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। अगर लिक्विड कैसा हो, आइडियल लिक्विड हो जाए तो देख वो तो इनकंप्रेसिबल होता है। गैसेस भी फ्लूइड हैं, देख लिक्विड्स भी फ्लूइड्स ही हैं। अगर तो हो गया देख आइडियल लिक्विड, तो हम कहेंगे ये कैसा है, इनकंप्रेसिबल है। हां, गैसेस तो बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया जा सकता है जिसके कारण ये कंप्रेस हो सकते हैं। फ्लूइड्स कैन गेट कंप्रेस्ड, एक्सपैंड भी, देख अंदर से जब फोर्स लगेगा एक्सपैंड भी हो सकते हैं, कंप्रेस भी हो सकते हैं। टेंजेंशियल फोर्स वो सहन नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर फोर्स हां ठीक है उस पर हम लगा सकते हैं। अगर टेंजेंशियल लगा दिया तो फ्लो में आ जाएगा, दूसरी बात हो गई। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा सकता है, यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस उनको किया जा सकता है। अगर आइडियल ही हो जाता लिक्विड तो देखो वो कंप्रेस ही नहीं होता, क्योंकि जितना हम उसको कंप्रेस करते उतना ही उसने फोर्स लगाना, वो कंप्रेस नहीं हो पाता, जितनी वॉल्यूम उसने घेर ली। हाँ, गैसेस बहुत बढ़िया तरीके से कंप्रेस हो सकती हैं। यहां पर घुमा फिरा के बात मैं ये निकाल के लेके आ रहा हूं कि जो लिक्विड्स होते हैं या गैसेस या फ्लूइड्स कह लो, लिक्विड गैसेस दोनों आ गए, उनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता भाई। अब वो शेयर स्ट्रेन तो उनमें आ ही नहीं सकती ना, शेयर स्ट्रेन नहीं आ सकती, वो खत्म ही हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो शेयर स्ट्रेन वाला इसमें कंसेप्ट आएगा ही नहीं कभी, इसलिए इनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं हो सकता। टेंजेंशियल या शेयर फोर्स तुम लगा ही नहीं सकते, वो तो मोशन में आ जाएगा, ऊपर की लेयर ही मूव करने लग जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कंसेप्ट कभी नहीं आएगा फ्लूइड्स में। हां, बल्क मॉडुलस का जरूर आएगा, क्योंकि उनकी कंप्रेशन वगैरह हो सकती है, आप उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकते हो, तो बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट जरूर आएगा। तो भैया फ्लूइड्स में ईटा का कोई कंसेप्ट नहीं है, फ्लूइड्स में वाई यानी कि यंग्स मॉडुलस का कोई कंसेप्ट नहीं है, फ्लूइड्स में के का जरूर कंसेप्ट आएगा, के यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के का कंसेप्ट यानी बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट तो इसमें भाई आएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे। हाँ जी बेटा यार, तो अब हम टोटली किस पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं यार, लिक्विड्स पे, ठीक है। फ्लूइड्स एट रेस्ट मतलब लिक्विड्स, तो लिक्विड्स पे ही कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो फिलहाल लिक्विड्स एट रेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लिक्विड रेस्ट पे है, अब रेस्ट पे होंगे तो ये अपने चारों तरफ देख, सबसे पहली बात प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हमने प्रेशर तक ही पहुंचना है। लेकिन यार प्रेशर तो तब लगेगा जब वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अच्छा, फोर्स लिक्विड्स चारों तरफ लगाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे बेटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कैसा कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। लिक्विड्स चारों तरफ फोर्स लगाएंगे और ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर ही लगाएंगे। लिक्विड्स जो है वो टेंजेंशियल फोर्स
नहीं लगा सकते। पहले मैंने दूसरी बात की, मैंने बोला जो लिक्विड्स हैं भाई वो टेंजेंशियल फोर्स नहीं सहन कर सकते, है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं सहन कर सकते, टेंजेंशियल फोर्स नहीं सहन कर सकते, तो ये लगा भी नहीं सकते। ये लगाते हैं एक दूसरे के कंटेनर के चारों तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ये किसी और डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते। मान लो इन्होंने फोर्स लगा दिया, मान लो इस पॉइंट पर इस लिक्विड ने परपेंडिकुलर नहीं, मान लो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो भाई रिएक्शन लग जाएगी। अगर इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, रिएक्शन लग जाएगी। तो ये लग गई रिएक्शन, ठीक है जी, ये अप्लाई लिक्विड ने लगाया, ये लग गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अगर मैं दो कंपोनेंट करता हूं, एक ये कर लेता हूं और एक ये वाला कर लेता हूं। अब बेटा रिएक्शन के दो कंपोनेंट किए तो ये वाला कंपोनेंट अगर इसको थीटा मानूंगा तो क्या आएगा, आर कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा आर साइन थीटा, और ये जो और आर कॉस थीटा है ये तो टेंजेंशियली लग गया। अब जब ये टेंजेंशियली लगेगा तो ये लिक्विड की लेयर्स को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा सकता है, जिससे लिक्विड मोशन में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हम तो कह रहे हैं लिक्विड किस पे है, रेस्ट पे है। तो भाई लिक्विड रेस्ट पे है तो वो परपेंडिकुलर फोर्स ही लगा सकता है। ये चारों तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो कैसा लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, विच इज टर्म्ड एज थ्रस्ट। तो लिक्विड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो बात ये निकल कर आ रही है भाई, ना तो टेंजेंशियल फोर्स ये सहन करेगा, ना ही ये टेंजेंशियल लगा सकता है। परपेंडिकुलर लगा दोगे ठीक है, वो भी चारों तरफ परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाता है, और हम भी इस पे परपेंडिकुलर लगाने की बात बनती है। टेंजेंशियल लगाएंगे तो लिक्विड मोशन में आ जाएगा। अगर लिक्विड रेस्ट पे है, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो इट एक्सर्ट्स थ्रस्ट, बात बनती है। इट कैनॉट एक्सर्ट फोर्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा, और जिसके कारण इस पे क्या लगेगा, चारों तरफ प्रेशर लगेगा, जिसके कारण इस पे चारों तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा जी। ओके, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमने बात की थ्रस्ट। लिक्विड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, मतलब फोर्स लगाएंगे कंटेनर पर, लेकिन बिल्कुल परपेंडिकुलर, कंटेनर में बिल्कुल परपेंडिकुलर, नीचे की ओर, साइड की ओर, ऊपर की ओर लगा देंगे, जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे मेन बात पर। हमने प्रेशर पर रुक जाना है, काफी लंबी डिस्कशन करनी है। तो थ्रस्ट होगी तो उसके कारण क्या आ जाएगा, प्रेशर आएगा। आप बात कर रहे थे, प्रेशर पे आते हैं। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना हमने, तो वहां पे हमने एक वर्ड लेकर आए थे, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था यार, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस जो है वो दो टाइप की हो सकती थी। एक हमने जिसको बोला था नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा जिसको हम बोला था, हमने बोला था टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी कौन सी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सिंपल सी कहानी है, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ना। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो चल एरिया ही है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर फोर्स टेंजेंशियल है
तो उसको कौन सी बोल देंगे हम? टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बेटा यार, अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो उस वक्त हम उस स्ट्रेस को प्रेशर भी बोल सकते हैं। इस केस में नहीं बोल सकते। मतलब स्ट्रेस जनरल वर्ड है, प्रेशर स्पेशल वर्ड है। स्ट्रेस तो टेंजेंशियल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। प्रेशर नॉर्मली है, प्रेशर नॉर्मली है। प्रेशर का मतलब फोर्स जो है सरफेस के बिल्कुल क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो वो प्रेशर बनेगा। अगर अंदर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वो प्रेशर बनेगा। तो हम कह रहे हैं लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। तो पहले क्या देखना पड़ेगा? प्रेशर देखना पड़ेगा। प्रेशर मतलब भाई फोर्स अपॉन एरिया ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फोर्स कौन सा वाला लेना है? परपेंडिकुलर वाला लेना है। सरफेस के कैसे होना चाहिए? फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, बट फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कोई भाई डब्बा है, अब इसके ऊपर तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर डेवलप होगा। लिक्विड से वो सरफेस के, लिक्विड है, गैस है, वो सरफेस के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं भाई? फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स कैसे लगा रहे हैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। देखो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ही है, लेकिन फोर्स कैसा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर कर कराकर हम इस बात के कंक्लूजन में हैं कि भैया लिक्विड्स अगर कंटेनर में है तो चारों तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी कि वो थ्रस्ट लगाएंगे। परपेंडिकुलर वाला फोर्स यानी थ्रस्ट। भाई अगर फोर्स लगाएंगे चारों तरफ परपेंडिकुलर वाला तो मतलब प्रेशर भी लगाएंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। तो हमने पढ़ना क्या है? लिक्विड्स द्वारा एक्सर्ट होने वाला प्रेशर। तो इसलिए बेसिक सी बात कर रहे हैं, अब हमें प्रेशर भी पता लग गया। अच्छा, प्रेशर जो है वैसे तो ऊपर है फोर्स, नीचे है एरिया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया चल स्केलर है, लेकिन भाई किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वेक्टर आना चाहिए। लेकिन प्रेशर को वेक्टर नहीं मानते, प्रेशर को स्केलर ही मानते हैं। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं लेते, वो वेक्टर्स कैटेगरी में नहीं आता। अब कारण है कि फोर्स तो वेक्टर है, मगर यार इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दी ना, परपेंडिकुलर वाली फोर्स है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन एनी डायरेक्शन नहीं हो सकती, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम नहीं ले सकते। फिक्स है कि परपेंडिकुलर वाला फोर्स ही लेना है। अगर सिर्फ फोर्स होता तो किधर भी हो सकता है, कहीं भी डायरेक्शन हो सकती है, तो प्योर वेक्टर मानेंगे इसको। जब बोल ही दिया परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना है, भाई ये वाला ही लेना है, तब डायरेक्शन ही ना उसके पास रही, वो तो फिक्स हो गई कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला है। इसलिए प्रेशर को हम फिर वेक्टर नहीं मानते, इसको स्केलर कैटेगरी में ही डाला जाता है। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं जब एक बार शुरू हो जाते हैं उसी में चलते चले जाएंगे। आप अपने कंक्लूजन निकालते जाओ। कंक्लूजन अभी तक का ये है कि भैया हमने फ्लूइड्स एट रेस्ट पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स पढ़ना है। सबसे पहली बात जो हमारा टॉपिक है, अभी लिख दूंगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स पढ़ना है। उसके लिए थोड़ी सी बात हमें फ्लूइड्स की करनी पड़ गई कि जी फ्लूइड्स क्या है। उसके बाद छोटी मोटी बातें करते हुए कहां तक पहुंचे? प्रेशर तक पहुंचे हैं। ओके, अब प्रेशर की यूनिट चलो हो गई, डेफिनेशन वगैरह हो गई। अब थोड़ा सा क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी यूनिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर लिक्विड्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, किन फैक्टर पे वो प्रेशर डिपेंड करता है,
वो भी आ जाएंगे। मैंने बोला अपना जो मेन टॉपिक है इस वक्त तक का, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। बेटा अब तक का जो अपना मेन टॉपिक है, जो शुरू हो रहा है, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। ठीक है, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, यानी कि हम अब प्रेशर पर कंसंट्रेट करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स पढ़ना है तो हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे? प्रेशर पर। प्रेशर की डेफिनेशन हो गई, क्या डेफिनेशन थी इसकी? कि जी प्रेशर जो होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, अगली बात है बेटा इसकी यूनिट्स। अब मैंने यूनिट नहीं लिखा, यूनिट्स लिखा, यूनिट्स। प्रेशर की यार कई तरह की यूनिट्स यूज होती हैं, हमें सारी पता होनी चाहिए। कई यूनिट यूज होती हैं। अब यहां से सबसे बेसिक बात, प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट इसकी यूज होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो वो तो है ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करनी है, ऐसा यूनिट है। ठीक है जी। फिर एक यूनिट इसकी यूज होती है पास्कल। पास्कल भी इसकी यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम पास्कल है। एक ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, पास्कल बोल दो। अच्छा, इसको सीजीएस में बनाओगे तो न्यूटन की जगह डायन आ जाएगी और यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक इसकी यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो चलती ही है। उसके अलावा भी आपने इसकी कई यूनिट्स सुनी होंगी, जैसे आपने इसकी एक यूनिट सुनी होगी बार, पक्का सुनी होगी, चांदनी बार वाली नहीं, बस बार, BAR। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर किया जाता है? बार में मेजर किया जाता है। तो इसकी एक यूनिट सुनी होगी आपने बार जी। ओके, उसके अलावा शायद आपने इसकी यूनिट सुनी होगी मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mm ऑफ Hg, पढ़ी होगी कहीं पर, न्यूमेरिकल्स वगैरह केमिस्ट्री में करे होंगे कहीं ना कहीं, प्रेशर से रिलेटेड गैसेस अगर पढ़ी हो केमिस्ट्री में, तो एक mm ऑफ Hg भी आएगी। या फिर इसकी एक यूनिट आपने पढ़ी होगी मेरे भाई ATM, पूरा नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पूरा नाम एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में इसको ATM से नोट करो। जैसे 20 ATM, 25 ATM लिखा होगा, ATM पढ़ेंगे उसको 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ये भी होती है। उसके अलावा आपने इसकी यूनिट शायद सुनी हो टॉर, TORR, टॉर। तो ये सारी यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रेशर पढ़ने लग गए हो भाई, वो भी लिक्विड्स वाला, तो ये यूनिट बीच बीच में आती रहेंगी, न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे। तो यूनिट सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए आपको कि किसका क्या मीनिंग है। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना इन सबको आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पास्कल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। ओके, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपने एसआई में जाना है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मान लो अगर एसआई सिस्टम में जाना है, तो डायन से न्यूटन बनाने के लिए
10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन बन गया। डायन मतलब 10⁻⁵ न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखोगे? 10⁻²। ठीक है, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा? 10⁻²। यहां पे क्या आ जाएगा? -2 पहले ही है, ये क्या बन जाएगा? पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको जो भी है सॉल्व कर लेना आप, कन्वर्ट किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये बन जाएगा आपका 10⁻⁵, ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻, क्या हो गया? प्लस हो गया, 4 हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? 10⁻⁻1। ठीक है जी। यानी 10 से डिवाइड कर दो तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चल जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया बाहर एमएमएफ, एचजी, एटम और टॉर। इनके कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं, काम आएंगे। सबसे पहले देखो, एटमॉस्फेयर पे आते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जी जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है यार, वो भी तो फ्लूइड है। हम कह रहे हैं हम प्योरली लिक्विड थोड़ी, हम तो फ्लूइड्स पढ़ने हैं। अब फ्लूइड्स में तो फिर गैसेस भी आ गई ना। तो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है यार, जैसे लिक्विड्स चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं, जैसे गैसेस चारों तरफ प्रेशर लगाती हैं, तो वो जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है उसके कारण भी प्रेशर लग रहा है ना। तो हमें सरफेस ऑफ अर्थ पर उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील होता है। यार हम उस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, पानी के अंदर चले जाओगे तो लिक्विड चारों तरफ से तुम पे प्रेशर लगा लेगा। अब वो गैस के अंदर चले जाओगे तो गैस भी तुम पे प्रेशर लगाएगी। तो भैया एटमॉस्फेयर तो फिर पूरी की पूरी गैसेस का आवरण है, आप उसमें हो, तो उसके कारण प्रेशर लगता है। अब वो कितना प्रेशर लगता है, दैट इज मेजर्ड इन स्पेशल यूनिट नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस अभी फिलहाल ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी फिलहाल मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो यूनिट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। बेटा जी पहली बात, 1 atm is the pressure exerted by the atmosphere, यानी atmospheric gases. It is the pressure exerted by atmosphere at the surface of अर्थ। और मेरे भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना है, इट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पा, यानी पास्कल। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, कभी कभी एटमॉस्फेयर से काम चल जाता है कि जी एटमॉस्फेयर में ही प्रेशर दिया हो, ठीक है, बोलने में इजी है ना। कितना प्रेशर है जी? इतने एटमॉस्फेयर, उतने एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर इसको न्यूमेरिकल में कर रहे हो आप, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हो, तो उसमें इसको एसआई में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल याद होना चाहिए। ओके जी। अब अगली बात, ये भी हो गया, ध्यान से सुनना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना, दैट इज बार। बार क्या है? इट इज द प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। अब आप कहोगे यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये है, अब बाहर कहां से आ गई यार? इसका अगर मैं ये वाली चीज राउंड ऑफ कर दूं यार 1.013 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही तो है, 1.013 को राउंड ऑफ कर दे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही तो है, तो ये बचेगा क्या? सिर्फ 10⁵ पास्कल बचेगा, या 10⁵ पास्कल को कहते हैं 1 बार। ठीक है जी। तो बार और एटमॉस्फेयर लगभग एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है। लगभग एक बात है लेकिन पूरी तरह से एक बात नहीं है। अगर पूरा 10⁵ बोल रहे हो तो इसका मतलब वो बार, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल याद रखना पड़ेगा। तो हमने एटीएम की बात भी कर ली, बार की बात भी कर ली, अब आ गया टॉर। यार पास्कल भी एक साइंटिस्ट के नाम से आया है वर्ड, टॉर भी एक टॉरसिली नाम का साइंटिस्ट था। आगे चल के टॉरसिलीज एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे कुछ दिनों में, वहां तक भी पहुंचेंगे। तो उसके नाम से क्या क्या टॉर, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। उसने अपनी कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन में उसने बताया था कि भैया जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, यानी 1 ATM, इट इज इक्वल टू 760 टॉर। अब ATM और टॉर के बीच में ये रिलेशन है, ये याद करनी है भाई तुमने। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, ये याद करनी है। ओके, 1 टॉर इक्वल टू 1 ATM डिवाइडेड बाय 760। अब इसको आगे पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है वो कर ही लोगे। 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM, मतलब 760 टॉर इक्वल टू इतने पास्कल, मतलब 1 टॉर इक्वल टू वो हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, इतनी लंबी कन्वर्जन की बजाय ये मोटी मोटी कन्वर्जन दे रहा हूं आपको, ये ही याद करनी है। बाकी जब इसको पास्कल में लेके आना ही होगा वो मौके पे कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मोटी मोटी सी कन्वर्जन दे रहा हूं कि 1 ATM मतलब इतने पास्कल, 1 बार मतलब इतने पास्कल। ATM की टॉर के साथ रिलेशन ज्यादा बढ़िया याद रहेगी, पास्कल में करोगे वो याद नहीं रह पाएगी। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, याद रखना। ठीक है जी। अगली बात, 1 टॉर को एक एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब 760 टॉर है ना, 1 टॉर को हम 1 mm ऑफ Hg भी कहते हैं, 1 mm ऑफ Hg भी कहते हैं। आगे चलकर पढ़ाया जाएगा कि ये mm ऑफ Hg का मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल जो आपने पढ़ी हुई हैं यूनिट्स कहीं ना कहीं, उन्हीं को एक ही जगह पे कंपाइलेशन दे रहा हूं। तो डिटेल में mm ऑफ Hg क्यों क्या है? mm का मतलब भैया मिलीमीटर है। लिक्विड्स क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर एक कॉलम में, ये मान ले ट्यूब है, तूने यार मरकरी डाल दी, क्या भर दी इसमें? मरकरी भर दी। एक ट्यूब है उसमें मरकरी भर दी, मरकरी भी तो लिक्विड है, अब मरकरी लिक्विड है तो ये भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब भैया अगर तूने कितनी मरकरी भरी है? 1 मिलीमीटर। कितनी? सिर्फ 1 मिलीमीटर। मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके बता दिया। अगर किसी ट्यूब में 1 मिलीमीटर की हाइट तक मरकरी भर दी गई है, ट्यूब पतली हो, मोटी हो, बहुत मोटी हो, बहुत मोटी हो, बहुत पतली हो, बहुत पतली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हाइट मेजर करनी है। अगर मोटी ट्यूब होगी तो भी 1 mm, अगर पतली ट्यूब होगी तो भी 1 mm। तो अगर एक ट्यूब में 1 mm मरकरी भर दी गई है तो वो यहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है दैट इज कॉल्ड 1 mm ऑफ Hg। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, या 1 mm ऑफ Hg को ही 1 टॉर कहते हैं, या 1 टॉर को ही 1 mm ऑफ Hg कहते हैं।
जो टॉर्सिन ने एक्सपेरिमेंट किया था मरकरी के हिसाब से किया था। तो एक रिलेशन ये मान सकते हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 761 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो भाई ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, नोट वोट अपना कर लो। अब प्रेशर पढ़ोगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स होता तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल से बात बन जाती। अब यहां पे बीच में गैसेस भी आ जाएंगी, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ोगे तो गैसेस की बात तो आएगी, लिक्विड्स भी आ जाएगी। तो इसलिए ये सारी की सारी यूनिट्स जो है ना, कभी कोई यूज होती रहेगी। तो एक ही बार में हमने कंपाइलेशन इसकी दे दी है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से नोट कर लो भाई। तो बेटा यार आज की जो अपनी जितनी भी बात है वो सारी की सारी अभी ना इंट्रोडक्टरी है। अच्छा, लेक्चर लगभग ऐसे आएंगे थ्योरेटिकल से, मैथमेटिकल डेरिवेशन जब आएंगी ज्यादा तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। छोटे छोटे से टॉपिक आते चले जाएंगे, लेकिन सब के सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, हमारी बातें भी सुननी पड़ेंगी। न्यूमेरिकल जब आएंगे वो तो चलो हमने करनी है। तो यार इंट्रोडक्टरी बातें चल रही है, मेन बात पे हम नेक्स्ट लेक्चर तक ही पहुंच पाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात और रह गई, वो कर दें, उसके बाद फिर आज की बात को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। एक छोटी सी बात ये रहेगी, हमने पहले अभी तक क्या किया, मेन बात प्रेशर एक्सर्टेड बाय, पहले तो फ्लूइड्स क्या होते हैं ये सब बात कर मेन बात प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स पढ़ना है यार। ओके, तो उसको डिस्कस कर रहे थे। एक यार बीच बीच में फिर हमें डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी की भी काफी जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी को अब कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। अब डेंसिटी तो सिंपल है, वही डेंसिटी जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो कोई अलग बात नहीं है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट इसकी केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, डेंसिटी जो है ना, इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट खूब यूज होती है। ये लगा लो लिक्विड्स के केस में कई बार इससे भी ज्यादा कौन सी यूज होने लग जाती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज होने लग जाती है। आमतौर पे ज्यादातर जगह पर हम एसआई में डील करते हैं। यहां लिक्विड्स के केस में ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब सीजीएस यूनिट भी काफी यूज होती है। ओके, तो इसलिए फिर इसको स्पेशली हम लिख देते हैं कि भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी काफी यूज हो जाएगी। ओके, अब बात आती है, ये कुछ नहीं है, प्रेशर पढ़ लिया, ये पता ही है। अब बात आती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि आरडी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि एसजी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज कर दे कोई तो घबराना मत, वो रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, इट इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर। यार वाटर के साथ, वाटर को क्या मान लिया गया, बेस मान लिया गया। अब शुरू से जल तो फिर है ही है ना चारों तरफ, कहते नहीं जल ही जीवन है। अब जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। वैसे आप लड़ने लग जाओ कि भैया हवा नहीं होगी तो भी जीवन नहीं होगा, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल तो जीवन है ही है ना। तो हर जगह पर विराजमान है, हर जगह पर मिलता है जल, यानी कि पानी। तो यार वाटर हर जगह अवेलेबल है। लोगों ने वाटर को बेस मान रखा है।
वाटर के रेफरेंस में बात होनी है जो भी है, कई जगह पर, कई कंसेप्ट में बताएंगे आगे, वाटर के काफी चीजें आएंगी। तो वाटर को बेस मान रखा है, वाटर की डेंसिटी इन्होंने निकाल ली, ठीक है। अब कहता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर कितनी है, उसे अंदाजा लग जाएगा कि वो वाटर के कंपैरिजन में कितना का डेंस है, कितना का ज्यादा डेंस है, कितना का कम डेंस है। तो कहता है डेंसिटी से ज्यादा बढ़िया चीज रिलेटिव डेंसिटी होती है। एकदम आइडिया हो जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर से कम डेंस है या वाटर से ज्यादा डेंस है। तो सिंपल सी कहानी है कि रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। फार्मूला इसका बन जाएगा कि इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance divided by density of water at 4 degree Celsius. Density of substance divided by density of water। देख तुमने तो यही याद रखना है कि जी रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, साथ में 4 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला यार? वाटर की डेंसिटी सेम थोड़ी रहती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कहते हैं वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। यार 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर कर दोगे तो भी डेंसिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी, नीचे कर दोगे तो भी डेंसिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। ये भी कभी डिस्कस करेंगे, मौका मिलेगा। तो फिलहाल ये लगा लो कि ये हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी, और कितनी होती है? इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ ले भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी माननी है तुमने? अगर न्यूमेरिकल आ जाए, ये आ जाए, वो हो जाए, भैया उसने 4 डिग्री सेल्सियस ना भी बोल रखा हो तो भी तुम क्या बोल देना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन परफेक्टली बोलोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी कब होती है? जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऊपर चले जाओगे 4 से, नीचे चले जाओगे 4 से, तो डेंसिटी 1 नहीं रहती। मैंने क्या बोला? अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बतानी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी अगर ज्यादा ही क्लियर करके बताना है, कोई पूछ ही लेता है कि यार इतनी है, हमेशा इतनी रहती है, तो बोला नहीं भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो कम ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई टेम्परेचर की बात नहीं करता तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लेनी है? 1 ही लेनी है। ठीक है, जैसे हर एक चीज की फिक्स होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 ही लेते हैं। 10th में पढ़ा होगा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 ही लेते हैं, लेकिन वो 1.5 हमेशा थोड़ी होता है भाई। ग्लास की क्वालिटी किसी की कुछ हो गई, किसी की कुछ हो गई, वो उसकी एवरेज वैल्यू, कोई पूछे कितना है तो 1.5 ही बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 बताते हैं, लेकिन इंप्योरिटी से वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ वाटर बतानी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वो कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, चलो छोड़ो, क्या बोला? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको ऐसे में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स relative डेंसिटी। याद रखना, relative डेंसिटी। ओके, एक बात और सुनो, अगर बेटा यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रही है तो देख, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रो एस है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 है। तो क्या बोला मैंने? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल लिख लो। तो बेटा अगर आप सीजीएस यूनिट में चल रहे हो
यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहे हो, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है, अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहे हो तो जो मटेरियल की डेंसिटी है वही उसकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे में चल रहे हो तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में थोड़ा फर्क है। एग्जांपल लेना, एग्जांपल के तौर पर कहते हैं कि जो मरकरी है, मरकरी उसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे में होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 13.6 इंटू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेगा, ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 1/1000 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेगा 1000 आ जाएगा भाई। ओके, तो मैं पॉइंट क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर बेटा रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हो तो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 13.6। अगर कोई पूछे इसकी डेंसिटी कितनी है तो सीधा कह दे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहे हो तो जो डेंसिटी है वही क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी से डिवाइड भी करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उम्मीद है बात को समझ गए होंगे। अगर आपने केजी पर मीटर क्यूब में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज सीजीएस में जो रिलेटिव डेंसिटी है वही क्या हो जाएगी, उस मटेरियल की डेंसिटी भी होगी। तो जो मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है, 13.6 ही होती है। अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी हो तो सीधा वही क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। अगर डेंसिटी दे रखी है ग्राम में तो वही क्या हो जाएगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, कंफ्यूज हो गए तो बस इतना याद रख लो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में निकल कर कुछ नहीं आया, लेकिन भाई अगर आप ओवरऑल हिसाब से लगाने लग जाओगे तो ज्यादा रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए हैं। लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें ना, प्रेशर, फ्लूइड्स, ये वो, रिलेटिव डेंसिटी। तो आज यहीं पे हम क्लोज कर देंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्टरी था, इसके बिना भी काम नहीं चलना है। जैसे सेकंड लेक्चर डायरेक्ट लगा लोगे, अगर आपको लगता है इसमें से कुछ नहीं निकल कर आया तो किसी को सलाह दे दो, भैया पहला छोड़ दूसरा लगा सीधा, तो बात नहीं बनेगी। पहला उसको लगाना ही पड़ेगा। तो कई बार चीजें निकल कर नहीं आती हैं, फिर भी उनको करना पड़ता है। तो बेटा इस लेक्चर को ठीक से कर लो, इसमें से जो भी चीजें निकल कर आती हैं उसको देखो, नोट्स वोट्स बढ़िया से अपने पढ़ो। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पास्कल्स लॉ पर पहुंच जाएंगे। पास्कल लॉ, उसके बाद फिर मैथमेटिकल चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी, छोटे छोटे रिजल्ट बनते चले जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद।